एक 15 साल की लड़की जो हर दिन अपने घर में गाली गलौज, मारपीट सुन रही है और सह रही है। एक 15 साल की लड़की जिसके लिए घर से निकलना ही सबसे बुरा सपना बन जाए। एक 15 साल की लड़की जिसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण दिखने लग जाएं। एक 15 साल की लड़की जिसे ना जाने कितने ही मकान और स्कूल बदलने पड़े, डर और शर्म की वजह से। लेकिन आपको पता है, इसी 15 साल की लड़की को दुनिया बदलनी थी, कानून की पढ़ाई करनी थी, माँ को और ना जाने कितनी सारी महिलाओं को न्याय दिलाना था। वो महिलाएं जो डेली डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाई जा रही है और जो सच में मारी जा रही हैं। आपको क्या लगता है ये कैसे हुआ होगा? इस 15 साल की लड़की की पूरी जर्नी आसान नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम मीनू पादा है। मैं जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर से बिलोंग करती हूँ। ज़िला उधमपुर के भी एक छोटे से गांव बट्टल से बिलोंग करती हूँ। पेशे से मैं वकील हूँ और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। अब कहानी ये जो मैंने सुनाई, ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी खुद की कहानी है। आज मैं अच्छे तौर पे वकालत कर रही हूँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर भी देख रही हूँ, वुमेन और चाइल्ड राइट्स पे बात कर रही हूँ। लेकिन ये जो 15 साल की लड़की थी, इसको कोई आइडिया नहीं था कि वो ये सब करने वाली है। बहुत सारी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, जेंडर वायलेंस रिलेटेड कमिटीज़ की मेंबर भी हूँ। बट उस 15 साल की लड़की को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि वो शायद जी भी पाएगी या नहीं। बट ये सिचुएशन कैसे अराइज हुई, कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ? बचपन से ये सब लड़ाई झगड़ा घर में पैट्रियार्कल माइंडसेट देखा है। दादी की तरफ से मम्मा को जो टॉन्ट्स पड़ते, लड़ाई झगड़ा घर में बड़ा नॉर्मल था। लेकिन उस टाइम ऐसी एज थी कि शायद बचपन में समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, तो खेलने कूदने में ही टाइम निकल गया। लेकिन जब थोड़ी समझ बढ़ने लगी तो पता चला कि यार ये कुछ गलत हो रहा है। मम्मा रोज़ रोती थी रात को और मैं बहुत हेल्पलेस फ़ील करती थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई मेरे साथ कि मेरे मदर और फादर दोनों जो हैं उनको बच्चों की पढ़ाई में बहुत फ़ोकस था कि हमारे बच्चे पढ़ें, कुछ बनें। ये चीज़ हमारे साथ बहुत पॉज़िटिव हुई। गाँव में अच्छे स्कूल नहीं थे, कॉलेज तो बिल्कुल नहीं था, तो जम्मू में शहर में लेकर आ गए मेरे माँ-बाप दोनों। हम फिर जम्मू रहना स्टार्ट किए, स्कूलिंग वहाँ से की। 7वीं तक की स्कूलिंग जो है वो गाँव से की है, 7th के बाद जो स्कूलिंग है 12th तक वो जम्मू सिटी से की है। उसके बाद लॉ में दाखिला हुआ। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जेंडर वायलेंस, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये डेली चलती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि चलो स्कूल तो साथ में चल ही रहा है, बीच में गैप आता था, महीने का गैप आता था, बीच में 15 दिन का गैप आ जाता था क्योंकि ऑफ कोर्स डर तो था ही कि बच्चे क्या सोचेंगे, कोई स्कूल के बच्चे को पता तो नहीं चल गया कि मम्मा-पापा रात को लड़ रहे थे। ये बहुत डर था। स्पेशली एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे आज तक नहीं भूला। जिस दिन मैं स्कूल गई और पापा ने ड्रिंक की हुई थी, हालाँकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सबसे बिगेस्ट सपोर्टर है मेरे। आज मैं अगर इस मंच पे बोल पा रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ हिम। लेकिन अल्कोहल जो है, जब उनको अल्कोहल के नशे में होते हैं, फिर वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ, किस तरह से मेरे बच्चों के दिमाग में इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो इसीलिए मुझे शराब से बहुत नफ़रत है, क्योंकि मैंने शराब को, रिज़ल्ट को एग्ज़ैक्टली देखा है कि मेरे घर पे उसका, मेरे दिमाग पे उसका क्या असर पड़ा। तो मैं स्कूल में थी और छुट्टी ऑलमोस्ट हो गई थी, बच्चे सारे स्कूल से बाहर आ गए थे। एंड देन मैंने देखा पापा ने ड्रिंक की हुई है और मेरे साथ मेरी बैचमेट थी और उसने कहा कि मीनू तुम्हारे पापा ना लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पी थी शराब, और उन्होंने कहा कि मीनू लग रहा है कि तुम्हारे फादर ने ना ड्रिंक की हुई है। और मैंने उस दिन कसम खाई कि अब मैं इस स्कूल में तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक टीनेजर जो ऑलरेडी दबा हुआ है, उसके लिए नेक्स्ट डे स्कूल जाना, जबकि सारे स्कूल के बच्चे बाहर हैं और पापा भी बाहर हैं, उसके लिए वो सिचुएशन क्या रही होगी, मैं शायद अभी मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी। मेरे लिए वो क्या सिचुएशन थी, मेरे मतलब बिल्कुल लग रहा था कि अब मैं इस एरिया में तो दिखूँगी ही नहीं, अपनी शक्ल ही नहीं दिखाऊँगी। फिर धीरे-धीरे ये इसी तरह से सिचुएशन होती रही, वो ऑफ कोर्स वो डेली लड़ाई, झगड़ा, डर, मारपीट, वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें हर्ट कर रही थी, बट क्योंकि फिज़िकल लेवल पे वो चीज़ें नहीं दिख रही थी। हाँ, उस टाइम होता था कि अरे पापा आने वाले हैं, अरे अब फिर से घर में लड़ाई होगी, अरे अब मकान मालिक क्या बोलेंगे? क्योंकि हम रेंट पे रहते थे, तो मकान मालिक क्या बोलेंगे?
वो हर तीसरे महीने में कोई ना कोई लैंडलॉर्ड आके निकाल देता था कि नहीं, नहीं आप कहीं और देख लीजिए, यहाँ पे बहुत शोर-शराबा होता है, हमें नहीं चाहिए। बट उसमें कभी-कभी मैं सोचती थी यार हमारी क्या गलती है? वो तो घर पे पापा लड़ रहे हैं या मम्मा-पापा की लड़ाई हो रही है, उसमें हमें क्यों हर बार शिफ्ट करना पड़ता है? और हमें फिर से एक नई जगह पे नई जगह बेइज़्ज़ती करवाने जाना पड़ता है क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि बच्चों की गलती नहीं है, वो पूरी फैमिली को ही देखते हैं कि यार ऐसी चीज़ें इनके घर में होती हैं, तो बहुत शर्म फ़ील होती थी। सो घर में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये तो डेली देखने को मिलता था, लेकिन अब ज़रूरतें क्योंकि बड़ी क्लास में आ रही थी, तो ज़रूरतें भी अ, बढ़ती जा रही थी, किताबों की ज़रूरतें हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं कभी-कभी, तो उनके साथ भी कभी कैंटीन में बैठना पड़ता था। तो इसी के साथ मैंने जो है वो होम ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दी। होम ट्यूशन्स जो है मुझे पास में ही एक घर में मिल गई, वो 7वीं का बच्चा था, उसको पढ़ाने में मुझे 1500 पर मंथ मिल जाते थे, जिससे मेरा छोटा-मोटा खर्चा निकल जाता था। उसके बाद फिर मुझे और हुआ कि नहीं यार थोड़े से पैसे और आ जाएँ तो मैं एक ट्यूशन और मैनेज कर सकती हूँ। तो हालाँकि वो ज़्यादा देर चली नहीं ट्यूशन, लेकिन हाँ, मैंने 2 ट्यूशन जो हैं होम ट्यूशन्स वो कंटिन्यू रखी अपने जो ताकि मेरा बेसिक जो खर्चा है, वो निकल जाया करे। किताबों का किराया जो हमें लोकल बस में जाना होता था, ये सब। अब धीरे-धीरे जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था घर में, डेली बेसिस पे हो रहा था, तो हमेशा से मेरी जो मेंटालिटी है वो ये रही है कि कुछ करके दिखाना है। मतलब क्योंकि आप जब इस सिचुएशन में होते हो तो ऑफ कोर्स आपको रिलेटिव या आपके आस-पास के लोग बड़े बेचारा किस्म की नज़र से देखते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हाय बेचारी क्या घर में पूरे दिन लड़ाई पड़ती रहती है, हाय बेचारी बात ही नहीं कर पाती है किसी से खुल के, कुछ मतलब मुँह ही नहीं खोल पाती है। तो वो चीज़ें ना मुझे बड़ी बुरी लगती थी कि मैं बेचारी नहीं हूँ। बेचारी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर अच्छी मेरे पापा अगर मेरे घर में लड़ाई होती है तो उससे मेरे बेचारेपन का क्या कनेक्शन है? मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मैं 12वीं में हूँ इस टाइम और मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ़ में जैसे बाकी लड़कियाँ कर रही हैं। तो मेरे को लॉ प्रोफ़ेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता था हमेशा से और मैंने जैसे कहा कि मेरे फ़ैमिली मेंबर जो है, चाहे मेरी मदर हो, फ़ादर हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस का चैप्टर एक जगह रहा लेकिन जब वो नॉर्मल होते हैं, तो वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं और मैंने उन्हीं को सबसे पहले बताया कि मुझे लॉ करना है। न्यूज़पेपर में आया है कि लॉ की एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो जल्दी होने वाला है जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं आप लॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तैयारी स्टार्ट की, मैंने जेयू का एग्ज़ाम जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वो क्रैक कर दिया। लॉ में एडमिशन ली। लेकिन वो कहीं न कहीं वो जो मेरे साथ बचपन से जो मैं देखते आ रही हूँ, जैसे मैंने उस स्कूल वाली बच्ची की बात बताई, वो बचपन से कई सालों तक चल रही है। पहले वो फिज़िकली मुझे इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती थी, लेकिन धीरे-धीरे वो प्रॉब्लम ऐसी होने लगी कि अब मेरी बॉडी में वो चीज़ें दिखने लगी थी। मैंने लॉ जॉइन किया, मैं बहुत खुश थी कि नहीं मैं फाइनली वो प्रोफ़ेशन करने वाली हूँ, जिससे आप एक चेंज ला सकते हो। अपने आप के साथ तो चेंज ला ही सकते हो, अपने आस-पास के लोगों में बहुत चेंज ला सकते हो। तो मुझे लगा कि इमोशनल वायलेंस जो है वो तो कहीं न कहीं बच्चों में भी आ रही है। आप बेशक उस पे हाथ नहीं उठा रहे हो, लेकिन वो डेली आपकी शोर-शराबे, टूटने-फूटने की चीज़ें सुन रहा है और ये नॉर्मल कैसे हो सकती हैं? एक बच्चा छोटी-सी आवाज़ से डर जाता है, एक बच्चा सोते टाइम उठ जाता है एकदम से, तो ये चीज़ें नॉर्मल तो नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने लॉ प्रोफ़ेशन जॉइन किया, फर्स्ट ईयर ठीक है थोड़ा-सा पहचानने में कि यूनिवर्सिटी कल्चर क्या होता है, सब कुछ। देन मैंने धीरे-धीरे आगे फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ। अब मेरे को वो फ़िज़िकल सिम्पटम जो थे, मेरे जितना भी ये डर, वायलेंस जो भी मैंने बचपन से देखा, वो फ़िज़िकल सिम्पटम्स मेरे दिखने लगे। जैसे मैं क्लास में घबराहट होती थी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं पैनिक हो जाती थी। कभी टीचर से सवाल सोचती रहती थी कि अब सवाल पूछूँ, अब सवाल पूछूँ, लेकिन वो लास्ट तक वो क्लास खत्म हो जाती थी बट वो सवाल मैं पूछ ही नहीं पाती थी इस रीज़न से कि मेरे बारे में बच्चे क्या सोचेंगे? और वो सवाल का सवाल ही रह जाता था और इसी तरह से 4 साल निकल गए। फाइनल ईयर में मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैंने एक पूरा सेमेस्टर ही खत्म कर दिया। मतलब मैंने एक सेमेस्टर अटेंड ही नहीं किया, इतनी बुरी हालत हो गई थी मतलब मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी डर के मारे। मुझे हर एक इंसान जो है उससे डर लग रहा था। मैं नीचे देख के चलती थी, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी लॉ स्कूल में, मैं उसको फेस टू फेस बात नहीं कर पाती थी और मेरे से वो बहुत बार बोलती थी कि तू क्या क्लास खत्म होते ही भाग जाती है, थोड़ा-सा बैठा तो कर यहाँ पे फ्रेंड्स के बीच में। मैं उसको कैसे बताऊँ कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊँगी और मैं इन लोगों को फेस ही नहीं कर पाऊँगी। और वो चीज़ें मेरे चेहरे पे दिखने लगी थी। देन आई डिसाइडेड कि मैं फाइनल सेमेस्टर में जो है वो इस सिचुएशन में आ गई कि अब मेरे से बाहर निकलना ही मेरे लिए एक ऐसा हॉन्टिंग
वो एक्सपीरियंस नहीं होता कि यार बाहर जाना पड़ेगा, दुनिया दिखेगी, लोग दिखेंगे, कैसे मैनेज करूँगी? तो मैंने वो फाइनल सेमेस्टर ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरी 1 साल डिग्री एक्सटेंड हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से फिर बाद में पेपर दिए धीरे-धीरे करके। अब ये सिम्पटम जो है वो बढ़ते जा रहे थे और देन मैंने जो है जैसे हर एक वकील जो है पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, तो मैं अपने गाँव वापस चली गई। मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि गाँव गई तो पैनिक अटैक्स बढ़ने लगे और मैं ये सोचूँ कि भाई कौन से फिजिशियन को दिखाऊँ? जब भी किसी डॉक्टर को दिखाऊँ, मम्मा भी बहुत परेशान रहते थे कि मेरी बेटी को हो क्या रहा है? हाथ काँप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है इसको, विदाउट एनी रीज़न शिवरिंग हो रही है। ये बात नहीं कर पा रही है किसी से, बाहर नहीं जा पा रही है, सिंपल मार्केट नहीं जा पा रही है मेरे साथ, इसको प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने मेरे एमआरआई से लेके हर एक टेस्ट कराए और हर एक टेस्ट नॉर्मल आते थे। बट दिक्कत ये हो रही थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर जैसे हमारे गाँव में होता है वो कि कहीं नज़र ना लग गई हो या कुछ हो ना गया हो, किसी ने कर ना दिया हो, तो वो झाड़-फूँक करके जो करते हैं वो सब भी किया। बट फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देन एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है उन्होंने मुझे बोला कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। इनको एंग्ज़ायटी है, इसकी वजह से ये शिविर कर रही हैं। इनको दुनिया के सामने फेस नहीं हुआ होए जा रहा है। इनको डर लग रहा है लोगों से, इनको आवाज़ से डर लग रहा है और कोर्ट कचहरी का ऑलरेडी इतना पैनिक सिचुएशन होती है कि वहाँ पे कोई भी लोग जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो कोर्ट जाना मेरे लिए वो एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है एक बार मजिस्ट्रेट ही थे तो उनके सामने मैं पेश हुई। मैंने कुछ टाइम के लिए सीनियर जॉइन किए थे तो उन्होंने कहा कि जाके ये फाइल जो है उनके सामने तारीख लेकर आओ। कभी-कभी मुझे तारीख ही मिस हो जाती थी, आवाज़ पड़ती थी बट मेरा दिमाग जो है वो अलग ही ज़ोन में होता था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था जिसकी वज़ह से सीनियर मेरे बहुत बेइज़्ज़ती करते थे कि तुमने लॉ कैसे कंप्लीट कर लिया? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि उसने आवाज़ लगाई। तो देन मुझे अभी भी याद है मैजिस्ट्रेट ने शायद मेरे फेस से देख लिया एंड ही सेड कि मैडम आप ठीक हैं, मुझे लग रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब दिक्कत ऐसी होती थी कि मुझे लगता था कि आई एम गोइंग टू वॉमिट, मतलब मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, मैं वॉमिट कर लूँगी डर के मारे। और वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो डेली मेरे को कोर्ट जाना है क्योंकि मैंने कोर्ट इसीलिए जॉइन किया, मैंने वकालत इसीलिए की कि मैं अपनी फैमिली की सिचुएशन चेंज करूँगी। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो ये वायलेंस वगैरह हो, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूँगी। लेकिन अब सॉर्ट आउट कैसे करनी थी? मैं तो खुद ही इस प्रॉब्लम में थी कि मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। देन मैंने साइकियाट्रिस्ट विज़िट किया, मम्मा को मैंने गाँव में ही बोला कि मम्मा मुझे नहीं हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कोर्ट में मेरे को सब देखते हैं, सब नोटिस करते हैं कि इसके कुछ प्रॉब्लम है और इनफैक्ट कभी-कभी मैं कोई केस फाइल पढ़ती थी अपने सीनियर की तो मेरे उधर ही काँपना शुरू हो जाती थी और सीनियर भी मुझे बोलते थे कि आपने लॉ कैसे किया? आपकी तो बुरी हालत है, आपसे आवाज़ ही नहीं निकलती है। और ये मेबी एग्ज़ैक्टली वो सही बोलते थे क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। देन आई डिसाइडेड कि मैं साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करूँगी। हालाँकि एक इंसान को जब बोला जाए कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट वाली प्रॉब्लम है या तुम्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो एक पहले ही झटका लग जाता है। मैंने कहा मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती, भगवान मुझे ये वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे अब किसी एक वो होता है कि आपको मेंटल हेल्थ के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देन मैंने जम्मू में आई वापस, वहाँ तो कोई साइकियाट्रिस्ट गाँव में अवेलेबल नहीं थे। मम्मा के साथ जम्मू में आई, साइकियाट्रिस्ट को विज़िट किया, उन्होंने मुझे मेडिसिन्स स्टार्ट की और मुझे योगा के लिए बोला। देन आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन्स, मैंने लोएस्ट डोज़ से स्टार्ट की, उसके बाद मैं योगा करने लगी, स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सेल्फ केयर पे अपना टाइम घर में पॉज़िटिव तरीके से लाइक चैंटिंग और इस तरह से मैं अपना टाइम बिताने लगी। सिचुएशन मेरी थोड़ी-सी ट्रैक पे आने लगी, मतलब मुझे लगा कि अब मैं शायद ना मरूँ, अब मैं बच जाऊँगी। वो जो हर टाइम मरने का डर था वो था कि नहीं अब मैं बच जाऊँगी शायद। और ऐसी सिचुएशन में मुझे 1 डेढ़ साल लग गया रिकवर करने में। 1 डेढ़ साल में मैं उस सिचुएशन में आ गई कि नहीं अब मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं अपनी मदर के बिना भी जा सकती हूँ मार्केट में और सब्ज़ी ला सकती हूँ खरीद के। ये सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर जो है साइकियाट्रिस्ट के बाद अपने ब्रदर की हेल्प से, वो भी एडवोकेट हैं, उनकी हेल्प से जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट की। भाई ने ही मुझे कुछ केसेस बोले, रेफ़र किए कि तुम एक काम करो, तुम स्टार्ट तो करो, अब तो तुम बेटर दिख रही हो, तुम्हारे चेहरे से भी डर नहीं दिखता है और तुम अब कर सकती हो, तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए अभी क्योंकि लॉ की डिग्री है तुम्हारे पास। तो उसने बहुत मोटिवेट किया, पापा ने बहुत मोटिवेट किया, मम्मा ने बहुत मोटिवेट किया। तो अब मैं कोर्ट जाना स्टार्ट हो गई और वो टाइम और आज का टाइम आया है, आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी तक मैं
मतलब बहुत जगह पर विमेन राइट्स पे, चाइल्ड राइट्स पे एक्टिवली बोल रही हूँ अपनी स्टेट में, जम्मू कश्मीर में। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मुझे सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में मेंबर बनाया गया है। मेरे पास ज़्यादातर जो केसेस हैं वो वुमेन ओरिएंटेड लॉ के ही हैं और चाइल्ड राइट्स रिलेटेड मैटर ही हैं। डाउरी डेथ, उसके बाद जेंडर वॉयलेंस, डोमेस्टिक वॉयलेंस, ये सब तरह के मैटर जो हैं उनसे मैं डील करती हूँ। तो मेरा जो ये कहानी बताने का असली जो मकसद था, वो ये था कि एक लड़की अपनी जो लास्ट मोमेंट है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज़ द मोमेंट कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे लिए एंड है, इसके बाद लाइफ़ है नहीं। क्योंकि आप एक-एक सेकंड वो अपनी ना लाइफ़ के एंड से गुज़र रहे हो। आप पता नहीं, जिनको ये बीमारी होगी, जिनको ये प्रॉब्लम होगी, वो मुझे समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी खतरनाक प्रॉब्लम है। आप फिज़िकली बीमार हो, आप किसी को बता सकते हो, "अरे देखो मेरे ना यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को ना बुखार है, चेक करना ज़रा।" बट आप मेंटली आपको ये चीज़ें हो रही हैं, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं आपको कि आपको कुछ हो रहा है, बट आप बता नहीं पा रहे हो आपको एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। और इससे ओवरकम करना, और इससे ओवरकम करके उसी टॉपिक पे बोलना, जिस टॉपिक से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में मैं जीत रही हूँ। वो एक विनिंग वो होता है ना कि आप सही जा रहे हो। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कितना किया है या मैं लाइफ में कितना करूँगी, बट एट लीस्ट मुझे ये पता है कि मैं जहाँ भी चल रही हूँ, जिस भी वे में जा रही हूँ, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही रास्ता है जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहती थी। लेकिन आज जब मैं अपने आप को वो पीछे वाली पूरी जर्नी अपनी देखती हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि कितनी दूर आ गई हूँ। दूर मैं अपने आप को ये नहीं बोलती कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली है, बट हाँ, बहुत सिचुएशंस जो हैं वो सुधर गई हैं। चाहे वो इमोशनल हो, या से फैमिली सिचुएशंस हो, या फाइनेंशियल सिचुएशंस हो। अब मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है। पापा को प्रॉपर रिहैब वगैरह में करके हमने सब ठीक कर दिया है, एंड फाइनेंशियली मैं साउंड हूँ। अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। मेरा ब्रदर भी इनफैक्ट वो भी एडवोकेट है, तो अच्छे से फैमिली चल रही है। मेरी मदर को मैंने हमेशा रोते देखा है, हमेशा डरे हुए देखा है, और हमेशा ये सोचते देखा है कि आप जब बच्चे पढ़ जाओगे ना तो ये सब ठीक हो जाएगा। और आज उनका सपना एक तरह का पूरा हो गया है। आज अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो मेरी माँ ही होगी। मतलब आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म में हूँ, इट मीन्स कि आई हैव डन समथिंग। थैंक्स टू जोश टॉक। मैं जोश टॉक का थैंक यू करना चाहती हूँ, जोश टॉक के मेंबर्स का थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कंसिडर किया, और मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे कंसिडर किया गया है मेरी स्टोरी को, तो मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो भी इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं एक छोटे से गाँव से, जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गाँव, बहुत पिछड़ा सा गाँव है वो, वहाँ से आकर अगर जोश टॉक तक पहुँच सकती हूँ या फिर इस लेवल पे बोल सकती हूँ ओपनली, तो आप लोग प्लीज़ किसी भी वजह से पीछे मत हटिएगा। कोई भी लड़की सुन रही है, कोई भी लेडी सुन रही है, किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप हेल्प करिए अपनी। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको आपके बिना कोई नहीं उठाएगा।